काश तुमने अपनी पत्नी का सुझाव मान लिया होता और यहाँ नहीं आते। वो तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी, किंतु अब तुम्हारी अंतिम स्मृतियों को स्मरण करने से भी डरेगी वो। काश तुमने रॉक्सेन की बात मानकर सुलह कर ली और खुदा के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं की होती। काश तुमने समझा होता पोरस कि खुदा को कोई नहीं मार सकता, बल्कि खुदा सबकी जिंदगी का फैसला करता है। और आज के इस खुदा अलेक्जेंडर का फरमान है कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या पोरस और उसकी पूरी फौज मगध से लौट आई? जी मलिका, हमारी फौज की तादाद बहुत कम है मलिका। अब तो सिर्फ यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि शाह हालात बिगड़ने से पहले वापस लौट आए। वो वापस नहीं लौटेगा सिपहसालार। मेरी परवरिश ने अलेक्जेंडर के अंदर जो जानवर पाला है वो आज आर पार की लड़ाई लड़ने गया है। पोरस को देखते ही उसके अंदर का वैश्याना जानवर जाग जाएगा, फिर खुदा ही मालिक है। अलेक्जेंडर, आज के इस युद्ध के समापन के साथ ही तुम्हारा और तुम्हारी यमन सेना का समय भी भारतीय भूमि पर समाप्त। रॉक्सटैन की विनती के लिए मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं अलेक्जेंडर। उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए कहता हूं लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और आज तुम्हें मैं मारकर अपनी बीवी को यह एहसास दिला दूंगा कि मुझे कमजोर समझकर उसने कितनी बड़ी गलती की। लाची! लाची! अब मैं आ गया हूं लाची, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरे रास्ते से हट जाओ फेस्टियन। माफ कीजिए शाह, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। सिपाहियों! चलो लेके चलो इनको। छोड़ दो मुझे, वरना कत्ल कर दूंगा सबका। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने शाह सिकंदर को रोकने की कोशिश। छोड़ो मुझे।
मुझे इस जंग में तक्षशिला का हर वो शख्स चाहिए जिसके हाथों में तलवार उठाने की ताकत हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम उसी वक्त अपनी जान से जाओगे। हम बहुत जल्द मिलेंगे पोरस, और इस बार तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। गति बढ़ाओ, वो भी मेरे स्वागत के लिए उत्सुक होगा। वहां वो रहा वो। तक्षशिला और अलेक्जेंडर शाह मगध धनानंद का इस्तकबाल करता है। बस इतना सा, आरंभ होते ही समाप्त। निराश हुआ मैं। मगध से इतनी लंबी और कठिन यात्रा करने के पश्चात यहां पहुंचा उस योद्धा को देखने जो सारा संसार जीत कर आया है। कल्पना की थी मैंने कि वो योद्धा विशाल काय होगा, 7-8 हाथ लंबा ऊंचा, सुदृढ़ काया का स्वामी, शक्तिशाली भुजाएं। जिसे देखते ही मन में भय जागे। भय? तुम्हें देख के तो मन में हास्य जाग रहा है। इंसान का कद उसका जिस्म नहीं धनानंद, उसकी कामयाबियां और उन कामयाबियों की कहानियां तय करती हैं। जिस दिन मेरा जलाल देखोगे ये कद काठी भूल जाओगे, और जिस दिन मैदान जंग में अलेक्जेंडर से सामना होगा तुम्हारी ये हंसी कोसों दूर भागेगी, और होगा तो सिर्फ चेहरे पे खौफ। भले ही मगध ने हमारी सहायता के लिए सेना की एक टुकड़ी भेज दी है, परंतु सम्राट धनानंद का इस प्रकार अलेक्जेंडर से जाकर भेंट करना, वो भी हमें सूचित किए बिना, भविष्य के लिए उचित संकेत नहीं देता। किंतु इस समय मेरी चिंता का विषय कुछ और है कि कहीं अलेक्जेंडर ने सम्राट के मन में विष न खोल दिया हो, क्योंकि अपना लक्ष्य पाने के लिए अलेक्जेंडर किसी भी सीमा तक जा सकता है। अब समझ आया तुम्हारा नाम लोगों ने अलेक्जेंडर से महान सिकंदर क्यों रखा, क्योंकि तुम सपनों की बहुत ऊंची उड़ान भरते, मगर भूलना मत, जो सूरज के अधिक निकट उड़ता है वो अपने पंख जला बैठता है, फिर उसे ना धरती मिलती है
ना आकाश। तुम्हें लगता है तुम सूरज हो, मुझे तो परछाई लगते हो। एक बात अच्छे से याद रखना धनानंद, कि जब सूरज आसमान में नीचे होता है तो परछाई बहुत बड़ी बनती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो परछाई छोटी, बहुत छोटी होने लगती है, और जब वो आसमान में तुम्हारे सर पर आता है तो परछाई गायब। सूरज तुम नहीं, वो पोरस है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तुम्हारा रसूख नीचे आता जाएगा, और फिर ना तुम रहोगे ना मगध। तुम उससे बड़े थे, पर उसकी मदद करने के बाद तुम उसके बराबर हो जाओगे। ये जंग भले ही तुम्हारी हो, पर जीत तो पोरस की मानी जाएगी, और तुम आगे बढ़कर अपने ही ताबूत में कीलें ठोक रहे हो। अब मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात का वक्त और मकसद दोनों पूरे हो गए। उम्मीद है पौरव मुल्क में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठाओगे। जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी हवा मिलते ही पूरे शहर को जला देती है, ठीक उसी तरह शक की ये चिंगारी भी कुछ ऐसी ही दास्तां बनी। पोरस के खिलाफ जो शक की चिंगारी मैंने धनानंद के दिल में भरी है, वो बहुत जल्द वहम में बदली। जब धनानंद अपने आप को महफूज महसूस नहीं करेगा, और उसके बाद पोरस पर कयामत बरसेगी। फतेह की हवा बहुत जल्द हमारे हक में होगी सेल्यूकस। एक ओर पुरु के निश्चय पर धनानंद की असुरक्षा की भावना की परछाई पड़ रही थी, तो दूसरी ओर अलेक्जेंडर के आक्रमण का संकट गहरा रहा था। अहंकार और क्रोध की अग्नि में जल रहा अलेक्जेंडर उस मार्ग को ढूंढ रहा था जहां से सेना समेत मुझे पार कर सके, और उसके इस प्रयास में सेल्यूकस भी उसके साथ ही था। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं अलेक्जेंडर को अपनी लहरों द्वारा रोक सकूं, तब तक जब तक कि पुरु इस युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज ना हो जाए। अलेक्जेंडर थक नहीं रहा था, तो विश्राम पुरु भी नहीं कर रहा था। सिकंदर के विरुद्ध वो पूरे भारत को एकजुट करने में लगा था, पर पुरु की बढ़ती लोकप्रियता धनानंद की आंखों में अब शूल की भांति चुभने लगी थी। पुरु के बढ़ते तेज से धनानंद विचलित हो रहा था। चाणक्य जानते थे कि धनानंद की असुरक्षा की चिंगारी भविष्य में भयानक ज्वाला का रूप ले सकती है, परंतु उनके पास ना धनानंद का कोई उपचार था और ना ही अलेक्जेंडर के प्रयासों का कोई तोड़।
शांति ये तूफान के आने से पहले का मौन है आचार्य। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मां चिलम मुझे संदेश देने का प्रयत्न कर रही है कि जो युद्ध पिछले 6 महीने से मौन है वो किसी भी क्षण जग सकता है। इस रस्सी के सहारे आगे चलो सेल्यूकस, और हमारी आधी फौज को इसी रास्ते से आगे लेकर आ। खेल का आखिरी मंजर अब शुरू हुआ पोरस। अभी तो सिर्फ तुम्हारी जमीन पर कदम रखा है पोरस, और तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे। अभी तो तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मुल्क और तुम्हारा ख्वाब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। मेरी माँ मेरी धरती पर पड़ रहा तुम्हारा एक एक कदम तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जाएगा।